वगैरह और उसके फेसेस वगैरह को डिस्कस किया था, लाइफ साइकिल को। आज हम वो उनको डिस्कस करेंगे। ये वही लेक्चर हमारा जो चला हुआ आ रहा है शुरू से, जिसके अंदर मालवेयर एंड इट्स टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसका पार्ट 3 आप कह सकते हैं। तो वॉर्म वॉर्म मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ कि वॉर्म होता क्या है। वॉर्म होता है कि वो अपने जो कॉपीज है ना उनको प्रोड्यूस कर रहा होता है विदाउट यूजर एक्शन, यानी कि लाइक वायरस वायरस क्या करता था कि उसके लिए ज़रूरी था कि वो अपने आप को एक फाइल के साथ अटैच करे, और उस टाइम वो अपनी आपको रेप्लिकेट करता था जब वो एग्जीक्यूट होता था। वो हम ऐसा नहीं करता। वो हम क्या करता है कि वो खुद ब खुद ही अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता रहता है और प्रोपोगेट करता रहता है, टू ट्रांसफर करता रहता है अपनी कॉपीज को टू अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क विदाउट एनी यूजर एक्शन। तो ये हमारे पास वॉर्म होता है। इसके फेसेस क्या होते हैं? इसके भी फेसेस सेम टू सेम वही वायरस की तरह, जिसमें आता है डोरमेंट, प्रोपोगेशन, ट्रिगरिंग, एग्जीक्यूशन। वही चीज़ है। डोरमेंट में होता है कि जब आपका वॉर्म आपके सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है, प्रोपोगेशन होता है, वो अपने कॉपीज वगैरह प्रोड्यूस करता है और ट्रांसफर कराता है। ट्रिगरिंग होता है यानी कि एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट वो हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एग्जीक्यूशन यानी कि एग्जीक्यूशन अपनी यानी कि जो मलिशियस एक्टिविटी है वो परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करता है। तो स्लाइड शो कर लेता हूँ मैं। तो इसके बाद आ जाता है आगे वॉर्म पॉसिबल डैमेजेस। वॉर्म ज़्यादातर क्या कहता है, लॉन्च करता है डीडोस अटैक्स। डीडोस अटैक क्या होते हैं? यानी कि ऐसे अटैक होते हैं जिसमें आपकी जो वेबसाइट है उसको इतना बिजी कर दिया जाता है, उसको क्रैश कर दिया जाता है बाय मेकिंग डेटाबेस कंप्यूटेशन मोर डिफिकल्ट। यानी कि इसमें मतलब सिंपल वर्ड्स में आप याद रख सकते हैं कि भजन आपकी डेटाबेस को इस तरह की कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए दे दिए जाते हैं, जिसमें वो इन्फिनाइट लूप में, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो एक्टिविटी है वो सॉरी एक्टिविटी के कारण जो आपकी वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है। असेस करता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का कॉज कंफ्यूजन बाय करप्टिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में डिस यूज इटसेल्फ एज अ सिस्टम प्रोसेस। ठीक हो गया? ये पॉसिबल डैमेजेस होते हैं वॉर्म के। वॉर्म में एक होता है एसक्यूएल स्लैमर वॉर्म। ये क्या करता है? ये क्या करता है कि वजन या अपने आप को रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करता है योरसेल्फ को ड्यू टू देयर कॉपीज। यानी कि इसके जो कॉपीज होते हैं ना वो उससे जो इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड बहुत ज़्यादा जल्दी कर जाता है, और जिसकी वजह से यानी कि एवरीथिंग जो भी हमारी इंटरनेट पे पड़ी होती है यानी कि अवेलेबल होते हैं, वो क्या होती है, बिकम्स अनअवेलेबल। यानी कि आपके ये ऐसा अपनी कॉपीज को एसक्यूएल स्लैमर वो हम क्या करता है, ये आप अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, और इसकी जो कॉपीज होती हैं वो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो इतनी जल्दी फैलता है कि जो भी चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल होती है वो अनअवेलेबल हो जाती है। ठीक होगा? ये हमारा होता है एसक्यूएल स्लैमर वॉर्म। यही सिंपल वर्ड्स में इसको जो इसका कंसेप्ट है वो मैंने आपको दे दिया। देन हम चलते हैं ट्रोजन। ट्रोजन वही था, मैंने पहले डिस्कस किया था कि ट्रोजन हाउस होता है यानी कि यूजफुल प्रोग्राम होता है, यूजफुल लगता है, बट ये होता है कि उसके अंदर एक एडिशन मलिशियस फंक्शनलिटी ऐड की जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपने इंटरनेट से कुछ कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, लाइक आपने पीडीएफ रीडर, जो मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, पीडीएफ रीडर आपने डाउनलोड किया, लेकिन आपको पता चला कि पीडीएफ रीडर के बाद आपके जो पीसी है वो मिसबिहेव कर रहा है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो यानी कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, इस तरह के जो वायरस होते हैं वो ट्रोजन हॉर्स वायरस कहलाते हैं, या ट्रोजन वॉर्म भी कह सकते हैं आप, एक ही चीज़ है। ट्रोजन एग्जांपल्स में आता है बैकडोर ट्रोजन। बैकडोर ट्रोजन वही है कि वो क्या करता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन गेन कर कलेक्ट करता रहता है और एक बैकडोर बना देते हैं, जिसके जरिए यानी कि अनऑथराइज एक्सेस आपके सिस्टम को प्रोवाइड कर देते हैं हैकर को, अटैकर को। डीडोस अटैक आ जाते हैं। डाउनलोडर ट्रोजन, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं कुछ चीज़ें, तो वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देती हैं, वो डाउनलोडर ट्रोजन में आता है। रूट किट। रूट किट में वही चीज़ आती है कि भाई जन आपके जो रूट एसेस होती है सिस्टम की, वो अटैकर के पास पहुंच जाती है, यानी कि अटैकर आपके रूट सिस्टम यानी कि सर्वर तक उसको एसेस मिल जाती है। तो इस तरह के जो वायरस होते हैं वो रूट किट, वॉर्म वगैरह जो होते हैं वो रूट किट में आते हैं। देन हमारे पास वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, यानी कि रूट एसेस एंड अटैकर हैज अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। यानी कि जब आपको रूट की एसेस मिल गई है तो आपके जो नीचे जितने भी आपके चाइल्ड्स वगैरह आ रहे हैं काम में, तो आपको आप समझिएगा उस सब पीसीस की आपको एसेस मिल गई है। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। इंस्टॉलेशन लोकेशन के बारे में बताया गया कि परसिस्टेंट यानी कि एक्टिवेट ईच टाइम द सिस्टम बूट्स, यानी कि उस टाइम एक्टिवेट होता है, हर टाइम एक्टिवेट होता है जब सिस्टम बूट किया जाता है। द रूट किट मस्ट स्टोर कोड इन अ
persistent store such as the file system and configure a method by which the code execute without user interventions. Memory based OS has no persistent code and therefore cannot survive a reboot, harder to detect. यानी कि इस तरह के मतलब कि इसके इंस्टॉलेशन होते हैं बेसिकली आपको रूटकिट का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। इस तरह के इंस्टॉलेशन वगैरह के बारे में पूछा नहीं जा सकता, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद आता है रूटकिट मोड ऑफ इंटरसेप्शन, यूजर मोड आ जाता है, कर्नल मोड आ जाता है। यूजर मोड में आता है इंटरसेप्ट कॉल्स टू एपीआईज, फाइल लिस्टिंग आ जाती है, एंड मॉडिफाइज रिटर्न रिजल्ट आ जाता है। मॉडिफाई किया जाता है यानी कि जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है उसका मॉडिफाई कर देते हैं। कर्नल मोड में क्या आता है, कैन इंटरसेप्ट कर सकता है कॉल्स टू नेटिव एपीआईज इन कर्नल मोड। द रूटकिट कैन आल्सो हाइड द प्रेजेंस ऑफ अ मालवेयर प्रोसेस बाय रिमूविंग इट फ्रॉम द कर्नल लिस्ट ऑफ द एक्टिव प्रोसेस। ये क्या कहता है कि भजन इंटरसेप्ट कर लेता है कि नेटिव एपीआईज को कर्नल मोड के अंदर, और क्या कहता है कि भजन आपकी जो प्रेजेंस है मालवेयर है ना, मालवेयर प्रोसेस की, वो उसको वो रिमूव कर देता है फ्रॉम कर्नल लिस्ट ऑफ एक्टिव प्रोसेस। यानी कि जो आपके एक्टिव प्रोसेस काम कर रहे होते हैं ना, उसकी जो कर्नल लिस्ट होते हैं उसमें से उस मालवेयर प्रोसेस को वो रिमूव कर देता है परफॉर्मिंग एक्शन परफॉर्म करने के बाद। तो कंपैरिजन ऑफ मालवेयर टाइप्स वगैरह आ जाता है कि जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया उसमें आप देख सकते हैं मालवेयर क्या है, वायरस क्या आता है, होस्ट रिक्वायर्ड होता है, यानी कि वो मैंने कहा था होस्ट फाइल के साथ वो सबसे पहले अटैच होगा और उसके लिए रिक्वायरमेंट है ये। यस, और रेप्लिकेशन मैकेनिज्म सेल्फ है, तो वॉर्म है उसको होस्ट फाइल नहीं चाहिए होती, और रेप्लिकेशन वो सेल्फ करता है। लॉजिक वॉर्म है उसके लिए भी होस्ट फाइल नहीं चाहिए होती, और वो मैनुअल होता है रेप्लिकेशन। बैकडोर इसी तरीके से ट्रोजन, स्पाईवेयर, रूट किट, बूट्स, ये सारा कुछ मतलब कि आप देख सकते हैं सामने डायग्राम में भी शो हो रहा है कंपैरिजन। तो व्हाट इज इनफेक्टेड बाय मालवेयर, मालवेयर इन्फेक्ट करता है कि सबसे पहले भी हमने इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट कर लेता है, इंटरप्रेटेड स्क्रिप्ट्स, आगे आपके पास ब्राउजर्स वगैरह आ जाते हैं, कर्नल सिस्टम सर्विस है, एमबीआर यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड आ जाता है, और हाइपरवाइजर। How exifiers are altered, यानी कि मैंने compiled malware infects an executable file, it may replace all of the existing code। यानी कि वो हमारे जो malware है ना वो compile किया जाता है और infect कर देता है, तो हो सकता है कि जो हमारे existing code है ना उनका वो replace कर देता है। और add the malicious code while keeping original code, यानी कि original code रखता है उसके अंदर एक malicious code भी साथ साथ ऐड कर देता है। Some common methods employed by malware are shown next। अब इसमें आता है विजन ओवरराइटिंग मालवेयर होता है। ये क्या कहता है कि एग्जिस्टिंग कोड को ओवरराइट कर देता है, यानी कि आफ्टर इन्फेक्शन इट विल इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल प्रोग्राम कोड। मैंने आपको कहा था कि वो ओरिजिनल प्रोग्राम कोड जो होता है उसको वो ओवरराइट कर देता है, यानी कि जो पहले से एग्जिस्टिंग कोड है उसको वो ओवरराइट कर देता है इन द सिस्टम मेमोरी के अंदर। तो यही है टारगेट एग्जीक्यूटेबल और मालवेयर। यानी कि ओवरराइटिंग मालवेयर क्या होता है, सिंपल वर्ड जो आपके ओरिजिनल प्रोग्राम कोड होता है उसको वो ओवरराइट कर देता है। प्री पेंडिंग मालवेयर क्या होता है, यानी कि आपका जो टारगेट एग्जीक्यूटेबल कोड है उससे पहले वो अपने आप को अटैच कर लेता है। लाइक ये देख सकते हैं, ये टारगेटेड एग्जीक्यूटेबल कोड है, सेम वही है। इन्फेक्टेड होस्ट एग्जीक्यूटेबल है बन गया, और साथ क्या है, कब बना, क्योंकि उसके अंदर मालवेयर अटैच हो गया। लेकिन प्री पेंडिंग का मतलब है पहले मालवेयर अटैच हुआ, देन उसके बाद हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल को अटैच किया। इसी तरीके से अपेंडिंग मालवेयर हमारे पास आता है कि जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि बजन टारगेट एग्जीक्यूटेबल है उसमें हमने पिछले में प्री पेंडिंग मालवेयर था ना, उसमें इसमें हमने अपेंड किया, यानी कि एंड पे मालवेयर को हमने एंड पे अटैच कर दिया, और इसका जो थोड़ा सा सेक्टर है यानी कि इसका जो थोड़ा सा पोर्शन है उसको हमने शुरू में अटैच किया हुआ है। तो ये था इन्फेक्टेड होस्ट एग्जीक्यूटेबल यानी कि अपेंडिंग मालवेयर। कहीं भी आप अपेंड कर सकते हैं, लाइक इसके आप शुरू में करते हैं उसको प्री पेंडिंग मालवेयर कह देते हैं, यहाँ पे कहते हैं पेंडिंग मालवेयर है, उसका कुछ सेक्टर आप पोर्शन यहाँ पे भी अटैच कर देते हैं शुरू में। तो कैविटी मालवेयर में क्या होता है कि वजन सम वायरसेस कैन इन्फेक्ट फाइल्स विदाउट इंक्रीजिंग देयर साइज, यानी कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि आपके फाइल को अफेक्ट कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, लेकिन उनका साइज सेम टू सेम वही रहता है जो पहले ही था। डैमेजिंग द फाइल्स बाय ओवरराइटिंग अनयूज्ड एरिया ऑफ द एग्जीक्यूटेबल, ये क्या कहते हैं कि वजन जो आपके फाइल के अंदर अनयूज्ड एरिया होता है ना उसमें वो अपने आप को ओवरराइट कर देते हैं। दिस आर कॉल्ड कैविटी वायरसेस, इनको हम कैविटी वायरस भी कहते हैं। लाइक ये टारगेट एग्जीक्यूटेबल आपके पास था कोड, आपका जो मालवेयर यानी कि कैविटी मालवेयर क्या करेगा कि इसको यहाँ पे पोर्शन मिला कि जो कि क्या था अनयूज्ड एरिया, इसको यहाँ पे मिल गया उस फाइल के अंदर, तो इसने उसके अंदर अपने आप को अटैच कर दिया, जबकि फाइल का साइज वही रहा। यानी कि आप देख सकते हैं पिछले, यानी कि ये कंसीडर करें ये जो बॉक्स है ये फाइल का साइज है, लेकिन अपेंडिंग मालवेयर में क्या था, जब आपने इसके साथ अपेंड किया ना तो इसका साइज सारी बात इंक्रीज हो गया। देखें ये पहले इतना साइज था इसका, लेकिन ये जब अपेंड किया तो इसका साइज इंक्रीज हो गया। ये करेंगे 100 है,
यहाँ तक 100 बना और ये 150, अब ये टोटल मिला तो ये 150 MB बन गए। तो इसी तरीके से ये है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपकी जो फाइल है उसी के दरमियान कहीं पे जो अनयूज्ड एरिया होता है वहाँ पे ये मालवेयर अटैच हो जाता है, इसको हम कैविटी मालवेयर कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये है मल्टी कैविटी मालवेयर क्या होता है, यानी कि ये मल्टीपल जगह पे स्टोर हो जाता है। लाइक अगर आप फर्ज करके आपकी फाइल ऐसी है कि जिसके अंदर आपका मालवेयर का साइज देखेंगे 50 वगैरह, यानी कि समथिंग इस तरह, मतलब कि आपका साइज मालवेयर का बड़ा है, लेकिन आपके पास इतनी स्टोरेज नहीं मिल रही एक जगह पे कि मालवेयर पूरा फिट आ जाए आपकी फाइल में। तो आपके पास यानी कि फाइल में मल्टीपल जगह ऐसी है जहाँ पे अनयूज एरिया, तो मालवेयर क्या करता है कि अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है इस लिहाज से, यानी कि इसको हम मल्टी कैविटी मालवेयर कहते हैं। लाइक इसको यहाँ पे अनयूज एरिया मिला था, यहाँ पे मिला, यहाँ पे ये अपने आप को इसने अटैच कर लिया। और ये है कि आप देखें टोटल फाइल का साइज वही रहा है, टारगेट का भी एग्जीक्यूटेबल यानी कि जो भी था वही सेम टू सेम, आफ्टर इन्फेक्शन भी वही रहा। तो इसमें फाइल का साइज चेंज नहीं होता। हाँ, तो भैया हमारे पास आता है पैकर। पैकर क्या होता है, पैकर कंप्रेसेस एंड ऑप्शनली एन्क्रिप्ट्स द डाटा। डाटा को एन्क्रिप्ट करता है। द ओरिजिनल फाइल इज पास्ड इन द पैकर रूटीन एंड स्टोर्ड इन द पैक सेक्शन इन द न्यू डॉट एक्सी। और वो पैक्ड सेक्शन में किस तरीके से स्टोर होती है वो यहाँ पे आपको सिनेरियो दिखाया गया है। पैकर होता है, पैकर के बाद पेलोड आ जाता है जिसमें मालवेयर और इन्फेक्टेड होस्ट एग्जीक्यूटेबल आपका होता है। ठीक हो गया। पैकर ये चीज़ होता है। पैकर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या करता है, हाइड करता है डाटा को। लाइक यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल फाइल है तो ये मलिशियस कोड वगैरह यूज़ करके उसको हाइड कर देता है ताकि उसकी डिटेक्शन आप क्या करना चाहते हैं कि यानी कि आप अपने कंप्यूटर में उस फाइल को सेव करना चाह रहे हो, तो इस पैकर इसलिए यूज़ होता है। मालवेयर एनालिसिस देख लेते हैं। मालवेयर एनालिसिस इज अ स्टडी और प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फंक्शनैलिटी, ओरिजिन एंड पोटेंशियल impact of a given malware. Three typical use cases of analysis: computer security, incident management, malware research, indicator of compromise, extractions, analysis types आ जाती है हमारे पास जिसमें स्टैटिक आ जाता है और डायनेमिक आ जाता है। तो इनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि होती क्या क्या है। वाई एनालाइज मालवेयर, मालवेयर को हम एनालाइज क्यों करते हैं, टू असेस डैमेज, यानी कि डैमेज देखें, टू डिस्कवर इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज के कहाँ का किस एरिया में आप कॉम्प्रोमाइज किया, टू डिटरमाइन सोफिस्टिकेशन लेवल ऑफ एन इंट्रूडर, टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी, टू कैच द बैड गाय। इस तरीके से यार मतलब कि इसलिए हम मालवेयर को एनालाइज करते हैं। तो मेन चीज यहाँ पे आते हैं कि एनालिसिस की दो टाइप्स की, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में आपने याद रखना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस वी डज नॉट रन द कोड, यानी कि हम कोड को रन नहीं करते, हम क्या करते हैं उसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, यानी कि जो मलिशियस कोड होता है उसको हम रन करने के बजाय लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, टू आइडेंटिफाई कि वो उसका पर्पस क्या था, किस पर्पस के लिए वो बनाया गया, किस पर्पस के लिए वो क्रिएट किया गया। यानी कि एक मलिशियस कोड है, उसका जाहिर बात है कोई ना कोई पर्पस होगा कि किस वजह से, यानी कि उसने किस चीज़ को इन्फेक्ट करना है, किस तरह की उसने इन्फॉर्मेशन गैदर करके लीक करनी है। तो इस पर्पस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस कोड को चलाते नहीं है, हम उसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और उससे एनालाइज करते हैं, बजाय उससे एनालिसिस करते हैं कि इस बेसिकली ये जो कोड मलिशियस कोड है ये किस पर्पस के लिए बनाया गया। ठीक हो गया। तो ये होता है हमारे पास स्टैटिक एनालिसिस। डायनेमिक एनालिसिस में हमारे पास वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बस, और कुछ नहीं, साथ थोड़े इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया, लेकिन मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि होता क्या है। डायनामिक एनालिसिस का अगर हम देखें तो डायनामिक एनालिसिस में क्या होता है, वही सेम चीज़ है, मलिशियस कोड होता है आपके पास, लेकिन हम इसको इस टाइम वन बाय वन उसके वन बाय वन लाइन्स को रीड नहीं करते, टू आइडेंटिफाई इट्स पर्पस हम क्या करते हैं कि उसको रन कर देते हैं। लेकिन रन किस तरीके से करना, अगर आप अपने पीसी में डायरेक्ट रन कर दोगे तो भैया मलिशियस कोड है, जारी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ उसका पर्पस होगा, हो सकता है वो आपके क्लाइंट के, अगर आपके पीसीज के अंदर क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन उसको उड़ा दे, या आपका पूरा लैपटॉप ही उड़ा दे और उसको अनयूजेबल बना दे आपके लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो हम एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रन करते हैं, लाइक जिसमें आ जाता है सैंडबॉक्स आ जाते हैं और अपना आ जाता है भाईजान विजुअल इन्वायरमेंट आ जाता है। अब तो खैर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी हैं कुछ जिसमें आ जाता है एनीडोट रन, जहाँ पे आप मलिशियस कोड को रन कर सकते हैं। वो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है तो उससे आपका पीसी इन्फेक्ट नहीं होता। तो उसमें हम क्या करते हैं कि भजन हमारे पास जो फाइल है, कोड है, मलिशियस कोड है, हम उसको डायरेक्टली रन करके देख लेते हैं भजन ये इन्फेक्ट के इस चीज़ का, यानी कि स्टैटिक एनालिसिस में हम लाइन बाय लाइन उसको रन नहीं कर रहे थे, हम लाइन बाय लाइन रीड कर रहे थे कि भजन इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए बनाया गया। डायनेमिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में उस कोड को रन कर देते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग लाइन बाय लाइन टू आइडेंटिफाई इट्स पर्पस। ठीक है।
तो ये होता है हमारा डायनामिक एनालिसिस। वही यहाँ पे लिखा है, सम टूल्स वायरशार्क वगैरह हो गया। यहाँ पे सैंडबॉक्स भी इन्वायरमेंट टू एनालाइजर, यानी कि नीड्स आर सेफ सैंडबॉक्स, यानी कि आइसोलेटेड इन्वायरमेंट चाहिए होता है। आप डायरेक्टली अगर आपने रन कर दिया तो आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा भी। अम, उसके बाद सैंड बॉक्सिंग क्या होता है, वही चीज़ बताई है कि यानी कि द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग अ प्रोग्राम ऑन द हार्ड ड्राइव इन ऑर्डर टू मिनिमाइज और एलिमिनेट द एक्सपोजर टू अदर एप्स एंड क्रिटिकल सिस्टम। यूजुअली प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस interact with the multiple parts of an operating system and use shared resources like storage, memory, and CPU, sometimes causing conflict. A malware, if present, can utilize such vulnerabilities to cause a disaster. Sandboxing help to reduce the impact. यानी कि सारी चीज़ें वही लिखी है कि वजन एक आइसोलेटेड प्रोग्राम होता है। इसके लिए आपका हार्ड ड्राइव भी यूज़ होती है, यानी कि जिस तरीके से अगर आपने अपने पीसी के अंदर वर्चुअल मशीन डाउनलोड किया तो आप उसको कुछ ना कुछ मेमोरी, स्टोरेज और सीपीयू वगैरह, यानी कि आप उसके रेशो वगैरह सेट करते हो ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कि सैंडबॉक्सिंग भी ऐसे ही एक इन्वायरमेंट है जो कि आइसोलेटेड कर देता है आपके प्रोसेस को, आपके पूरे कंप्यूटर को बचा लेता है। तो कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह तो वो उसमें होता है, ठीक है। मैंने आपको कह भी दिया कि बता भी दिया सॉरी कि कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी हैं जिसमें एनी डॉट रन आ जाता है, जहाँ पे आप मलिशियस कोड को रन कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। ब्राउज़र है सैंडबॉक्सिंग क्या आती है, यानी कि लाइक क्रोम एंड सफारी ओपन ईच पेज इन अ सेपरेट सैंडबॉक्स, यानी कि इसमें बताया गया कि जो क्रोम है और सफारी है ना, वो अपने जो भी पेजेस हैं वो एक सेपरेट सैंडबॉक्स में ही ओपन करते हैं। वर्चुअल मशीन्स आ जाती हैं और विंडोज सैंडबॉक्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ इसमें बताया गया। स्टैटिक और वर्सेस डायनामिक एनालिसिस, यानी कि वो जो मैंने पहले डिस्कस किया था, स्टैटिक में आता है डिसेक्टिंग कोड बाय डिफरेंट रिसोर्सेज विदाउट एग्जीक्यूटिंग, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं करते हम, इसमें लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और एनालाइज करते हैं कि इसका पर्पस को आइडेंटिफाई करते हैं। डायनामिक में होता है बिहेवियरल एनालिसिस इज परफॉर्म बाय एग्जीक्यूटिंग द मालवेयर, यानी कि हम इसमें लाइन बाय लाइन रीड नहीं करते बल्कि पूरे मालवेयर को हम, मलिशियस कोड को हम रन ही कर देते हैं आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में, और फिर आइडेंटिफाई कर देते हैं कि भजन ये कि इसका पर्पस क्या था। स्टैटिक इज मच स्लोअर as compared to dynamic. Static is far safer than dynamic. Static does not need a sandbox environment while dynamic does। ठीक हो गया। अगर दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछ दिया जाए तो ये आप लिख सकते हैं। मालवेयर स्कैनर के आ जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन स्कैनर में आ जाता है मालवेयर सिग्नेचर्स आ जाते हैं, फिक्स बिट पैटर्न हो जाता है, मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। द सेकंड जनरेशन स्कैनर, थर्ड जनरेशन स्कैनर में ये सारा मतलब कि जिस तरीके से अपडेट वगैरह आ जाते हैं। द फोर्थ जनरेशन स्कैनर इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ एंटी मालवेयर टेक्निक्स वगैरह, यानी कि उनमें टाइम के साथ साथ हम अपडेट करते गए हैं स्कैनर में। जिस तरीके से वायरस अपडेट होते रहे हैं, इसी तरीके से मालवेयर स्कैनर्स भी हम अपडेट करते रहे हैं उनकी डिटेक्शन वगैरह के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट में ये देख लेते हैं मालवेयर स्पेसिफिक डिटेक्शन एल्गोरिथम, फिल्टरिंग वगैरह आ जाता है उसमें, डिसिफरिंग वगैरह भी आ जाता है। ये अगर आप कलेक्शन मेथड देखें तो यूजिंग हनी पॉट्स वगैरह यूज़ करते हैं ये मालवेयर, और एनालाइज प्रोग्राम बिहेवियर, नेटवर्क एक्सेस, फाइल ओपन, अटेम्प्ट टू डिलीट द फाइल, अटेम्प्ट टू मॉडिफाई द बूट सेक्टर वगैरह, सारा कुछ ये कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। मालवेयर से बचा किस तरीके से जा सकता है हम वो देख लेते हैं। सिंपल ये सारी चीज़ें बस थ्योरी वगैरह बताई गई है कि इन्फॉर्मेशन के मालवेयर होता है कि जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिए सारे। स्टैटिक आ जाता है, डायनामिक आ जाता है, माल वॉर्म्स आ जाता है, उसकी टाइप्स वगैरह बारे इस लेक्चर में जितने भी मैंने डिस्कस किया सारा कुछ। दरअसल ये 3 लेक्चर्स जो प्रीवियस पे आप देख सकते हैं, हम मालवेयर एंड इट्स टाइप्स वगैरह पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सारी थ्योरी वगैरह ही है। सिंपल है ना। अबाउट सिक्योरिटी आ जाता है इसमें, यूज़ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़ सिक्योर ब्राउज़र वगैरह, इंस्टॉल एंटीवायरस, हम एंटीवायरस डाउनलोड करें इस तरह के वायरस मालवेयर से बचने के लिए। तो ये सारा कुछ प्रिवेंशन में आ जाता है। डो नॉट इंस्टॉल, यानी कि सॉफ्टवेयर ऐसा डाउनलोड नहीं करें। कुछ अनट्रस्टेड वेबसाइट से भी हम डाउनलोड वगैरह कर लेते हैं, तो हम वो ऐसी वेबसाइट यूज़ करेंगे कि जो कि पहले से ही ट्रस्टेड है। तो ये सारा मालवेयर प्रिवेंशन वगैरह में आ जाता है। 2 लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर होता है पर्सनल विजिलेंस होती है और दूसरी प्रोटेक्टिव टूल होता है। फर्स्ट लेयर में क्या आता है, नोइंग व्हाट टू डू एंड व्हाट टू इंस्टॉल, यानी कि आपने करना क्या और इंस्टॉल क्या करना है उसके लिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम एंड सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें आप। और प्रोटेक्टिव टूल्स में आ जाता है जो कि सेकंड लेयर कहलाती है। उसमें आता है इफेक्टिव एंड इनफ प्रिवेंशन टूल्स, दे आर नेवर इनफ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ठीक जिसमें हम मेमोरी के रिलेटेड मेमोरी रेजिडेंट वायरस वगैरह भी कुछ होते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे।